साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया की बल गतिकी क्या होती है। अर्थात हम लोग इस वीडियो में प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक और अर्ध आयु काल की गणना करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रथम कोटि अभिक्रिया की एक अभिक्रिया मानेंगे। यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे माना कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक है जो ए से प्रथम कोटि का अभिक्रिया हम लोग मानेंगे जो ए से पी में जा रहा है। ये अभिक्रिया प्रथम कोटि की हमने माना है जो ए से पी में जा रहा है। अब यहां से देखिए क्या क्या करेंगे। टाइम हम एक बार 0 लेंगे, फिर एक बार टाइम को हम लोग टी लेंगे। जब टाइम 0 है तो हम लोग अभिकारक मानते हैं कि ए नोट है और टी टाइम पे कुछ समय बाद अभिकारक ए टी हो जाता है। और जब समय 0 है तो हम मानते हैं कि हमें पी नोट उत्पाद के रूप में मिलता है और टी समय बाद हम लोग को उत्पाद के रूप में पी टी मिलता है। अब यहाँ से इस प्रक्रिया को समझना है जी। देखिए कि यहाँ जो एक प्रक्रिया इतना सारा होता है ये एक चक्की मशीन की जैसी चलती है। अब चक्की मशीन के जैसे कैसे चलता है सो देखिए। ये जो आप लोग देख रहे हैं इधर ये है मशीन का डोंगा के जैसा। जिस प्रकार डोंगा होता है ना उस प्रकार से ये मशीन की डोंगा है। अब हम करते हैं कि मान लीजिए कि इस डोंगा में हम लोग 1 केजी गेहूं भर दिए हैं। अब 1 केजी गेहूं भर के उसको रखे हुए हैं। अब आप लोग बताइएगा कि जब टाइम 0 अर्थात जब हम मशीन स्टार्ट यानी चालू नहीं करेंगे तो हमको आटा कितना मिलेगा। अब जब मशीन स्टार्ट ही नहीं होगा तो आप डोंगा भर के रखिए चाहे खाली करके रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक मशीन स्टार्ट यानी चालू नहीं होता तब तक हमको उत्पाद मतलब आटा के रूप में कुछ मिलेगा नहीं। अर्थात ये जो पी नोट हम लोगों ने मान रखा है ये कितना होगा 0, कुछ भी नहीं मिलेगा तो हमने 0 रखा। अब करते हैं कि जो जाके मशीन को चालू कर देते हैं अर्थात टाइम हम लोग टी लेते हैं। अब टाइम टी लेते हैं तो आप बताइएगा जब ऐसा मशीन स्टार्ट होगा तो आटा बनना शुरू होगा। लेकिन वहां एक बात गौर करने की होती है कि जब आटा बनना शुरू होता है तो एक बात ध्यान से देखिएगा, जितना आटा इधर बनेगा उतना ही गेहूं डोंगा से खाली होते चला जाता है। अर्थात हम मानते हैं कि हमें x केजी उत्पाद के रूप में मानते हैं कि हाँ आटा है, आटा हमें मिला उत्पाद के रूप में। तो मानिए कि x केजी यदि मिल रहा है तो डोंगा से गेहूं कितना खाली हो रहा होगा, वो जितना आटा मिला उतना ही खाली होगा अर्थात a माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ये यहाँ पूर्ण होती है। अब इसके बाद क्योंकि हमें निकालना है दर स्थिरांक इसलिए यहाँ से दर नियम लगा करके उसकी गणना करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या, यहाँ से लिखेंगे हम जानते हैं कि अभिक्रिया की जो दर होती है वो समानुपाती हो जाता है सांद्रता के घात n के। सांद्रता के घात n के समानुपाती, सीधा समानुपाती होता है। यहाँ जो हमने सांद्रता ली है ये सांद्रता जो है ये सांद्रता या तो अभिकारक की हो सकती है या तो उत्पाद की हो सकती है, दोनों में से किसी एक की ले सकते हैं हम लोग। तो चलिए यहाँ समानुपाती के स्थिरांक को हटा देते हैं तो दर क्या हो जाएगा दर बराबर समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो इसके लिए एक स्थिरांक दिया जाता है तो हम लोग भी यहाँ दे देते हैं कि एक स्थिरांक के रूप में देते हैं। और सांद्रता हम बोल रहे हैं कि जो आप या तो अभिकारक के ले सकते हैं या उत्पाद के, दोनों में से किसी के ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ जो है सांद्रता अभिकारक के ए के लेते हैं।
लेकिन एक बात जो यहाँ और है, ये n है, ये हमें दिखाता है कि अभिक्रिया की कोटि, अर्थात अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी है, हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानी है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह होती है जिसके सांद्रता के जो घात होते हैं वो कितने होते हैं, 1 होते हैं। अर्थात ये n जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अर्थात हमें दर बराबर कितना मिलेगा, वो मिला के ए, यहां से मिला। अब इससे आगे बढ़ना है कि हम लोग जानते हैं कि दर जो होता है किसी अभिक्रिया की दर, या जिसे वेग कहा जाता है, उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे परिभाषित किया जाता है कि अभिकारक के सांद्रता में कमी या उत्पाद के सांद्रता में जो वृद्धि होती है और समय के साथ जो उसका दर होता है, वही किसी अभिक्रिया की वेग या अभिक्रिया की दर कहलाती है। अर्थात यहाँ से हम लोग दर बराबर लिख सकते हैं, और वहां सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है, इसलिए। और यहाँ हम लोग सांद्रता जो लेंगे, चूंकि यहाँ अभिकारक के लिए है, तो इसलिए इधर भी जो दर होगा वो उसको भी हम लोग अभिकारक के रूप में ही लेंगे। तो चलिए लिखते हैं माइनस डी ए बट्टा डी टी बराबर के इंटू ए। आप कहिएगा ये माइनस चिन्ह कहाँ से हमने लगा दिया, तो ये माइनस चिन्ह यह बताता है कि जो अभिकारक जो ए है, यहाँ पे जो अभिकारक ए है, इसमें कितनी की कमी हो रही है, वही ये माइनस चिन्ह बताता है। और यहाँ से एक साधारण गणितीय संक्रिया के द्वारा हम लोग आसानी से दर स्थिरांक की गणना करेंगे। और दर स्थिरांक क्या है, ये जो के हम लोगों ने स्थिरांक के रूप में दिया, इसी को किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक कहा जाता है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से हम इसको इधर उधर करते हैं, तो हो गया डी ए, और इधर जो ए है उसको इधर हम लोग बट्टा में ले आते हैं, और ये जो डी टी है इसको इधर दे आते हैं। अब चलिए यहाँ हो गया, यहां से अब हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। चलिए लगाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, लेकिन इसको थोड़ा हम सरल रूप में लिखते हैं। देखिए कैसे है, 1 बट्टा ए है इंटू डी ए है, डी ए है, और इधर तो हो गया जैसे के डी टी है, तो इधर भी इंटीग्रेशन का साइन टी लगा देते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन जो यहाँ लगाए, यहाँ पे लिमिट हमको लगाना होगा। तो लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, क्योंकि इधर अभिकारक है, तो अभिकारक की लिमिट आप लोग गौर से देखिए। अभिकारक जो हमने लिया है वो कहाँ से कहाँ तक लिया, ए नोट से लेकर के वो कहाँ तक जा रही है, 80 में जा रही है, और टाइम कहाँ से कहाँ तक, 0 से t में जा रहा है। तो इसलिए अभिकारक के जगह पर जब लिमिट लगाएं तो वो लगाएंगे a से t तक, अर्थात यहाँ लिखेंगे ए नोट से कहाँ तक जाएगा, 80 तक जाएगा। और इधर जो है dt t के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इसलिए वहां जो लिमिट होगा, वहां लिमिट ये टाइम का 0 से लेकर के t तक का होगा। तो यहाँ की लिमिट जो होगा, यहाँ 0 से t तक हो जाएंगे। यहाँ तक हो गया। अब आप लोग गणित में एक बात जानते होंगे कि 1 बट्टा एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है log x के। किसके होते हैं, log x के होते हैं। तो यहाँ भी जो होगा ये 1 बट्टा एक, ये किसके इंटीग्रेशन के रूप में होगा, तो log a का इंटीग्रेशन, ये जो इतना होगा ये log a के बराबर होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात ये होती है कि जैसे हम लोग गणित में लॉग लगाते हैं, यहाँ सीधे रूप में लॉग का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ नेचुरल लॉग ln का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए करते हैं, तो माइनस ये जो 1 बट्टा ए है ये किसका हो गया, लॉग ए का, अर्थात ln ए के हो गए। और यहाँ से जो इसकी लिमिट है वो लिमिट भी लिख देते हैं, ए नोट से 80 बराबर, इधर तो dt है तो ये तो आसानी से किसका होगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएंगे। ये लिमिट 0 से t तक हो गए। चलिए यहाँ से अब लिमिट बैठा देते हैं। तो लिमिट बैठाना तो आसान होता है, अपर लिमिट घटे लोअर लिमिट होता है, तो वही चीज लगाएंगे। चलिए लिखते हैं माइनस
इधर क्या होगा, ए टी माइनस ए नोट हो जाएंगे, ए टी माइनस ए नोट बराबर क्या हो जाएंगे, के इंटू टी का भी लिमिट बैठाएंगे तो टी से घटे टी घटे कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, तो यहां लिखेंगे टी माइनस 0। चलिए ये माइनस इनको अंदर प्रवेश करा देते हैं, तो इसको करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया ए नोट, और माइनस प्लस माइनस तो ये हो गया ए टी। और चूंकि यहाँ पे लॉग लगा हुआ है तो ये थोड़ी सी यहाँ रुक जाए, अभी यहाँ जो होगा ये लॉग एल के साथ होगा, तो ये माइनस एल एन ए टी घटे एल एन ए नोट हो जाएंगे, और इधर क्या होगा, के इंटू टी माइनस 0 हो जाएंगे। चलिए तो इधर आप माइनस को अंदर करते हैं तो माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस, तो यहाँ प्लस एल एन नो ए नोट घटे एल एन ए टी हो जाएगा बराबर के टी हो जाएगा। और यहाँ जो सूत्र है ये log a माइनस बी के तरह ही होते हैं, अर्थात log a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, वो होता है log a बाई बी का, तो यहाँ वही हो जाएगा log ln, log की जगह पे यहाँ ln का प्रयोग किया जाता है, तो a नोट बाई ए टी बराबर के टी यहाँ हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि एक ln बराबर वो हो जाते हैं 2.303 लॉग, इतना के बराबर होता है। तो चलिए ये मान हम लोग इसमें ऊपर में रख देते हैं, रखिए ये कितना हो जाएगा, 2.303 लॉग ए नोट बट्टा ए टी बराबर क्या हो जाएंगे, के टी। अब चूंकि हमें दर स्थिरांक चाहिए, चूंकि के का मान चाहिए, इसलिए टी को हम लोग इधर ले आते हैं, तो अर्थात हमें के बराबर कितना मिलेगा, के बराबर मिलेगा 2.303 बट्टा टी लॉग ए नोट बाय ए टी। और यही जो संबंध हमें प्राप्त हुआ, यही प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की समीकरण, अर्थात दर स्थिरांक जो हुआ यही समीकरण, यही संबंध जो हुआ यही दर स्थिरांक प्रथम कोटि अभिक्रिया की दर स्थिरांक होती है। अब यहीं से हम लोग अर्धायु काल की गणना करेंगे। चलिए अर्धायु काल, तो अर्धायु काल किसी अभिक्रिया की क्या होती है, अर्धायु काल वह होता है जितने समय में प्रारंभिक सांद्रता जो होती है वो आधी हो जाती है। प्रारंभिक सांद्रता जितने समय में आधी होती है वो उसमें लगा समय ही क्या होता है, किसी अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल होती है। तो चलिए इधर से मिटाते हैं यहाँ पे हम लोग, अब लिखेंगे यहां से अर्ध आयु काल के लिए, अर्ध आयु काल के लिए अर्धायु काल के लिए क्या, तो अर्धायु काल वही होता है जितने समय में प्रारंभिक सांद्रता क्या होती है, आधी हो जाती है। अर्थात हम लोग टी को जो है टी हाफ मानते हैं, अर्थात ये आधा समय, अर्थात ये जो है टी हाफ अर्धायु काल को दर्शाता है। जब टी बराबर टी हाफ होगा तो अंतिम सांद्रता जो होगा वो प्रारंभिक सांद्रता के क्या हो जाएंगे, आधी हो जाएंगे। अर्थात देखिए ए टी जो होगा वो हो जाएंगे ए नोट बट्टे 2, कितना हो जाएंगे, ए नोट बट्टे 2 हो जाएंगे। चलिए ये मान को हम लोग वो जो दर स्थिरांक प्राप्त किया उसमें रखते हैं, तो चलिए रखते हैं के बराबर 2.303 बट्टा टी, टी के जगह पर हम लोग टी हाफ का प्रयोग करेंगे। अब टी हाफ इंटू लॉग ए, ए नोट तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, और
ए टी के जगह पर देखिए ए हम लोगों ने कितना मान रखा है, ए नोट बट्टा 2, तो यहाँ लिखेंगे ए नोट बट्टा 2। चलिए इसको उल्टा करके हम लोग काट खोट कर देते हैं, तो ये हो जाएंगे 2.303 टी हाफ लॉग ए नोट बट्टा 1 गुना 2 बट्टे ए नोट। ये दोनों कट गए, बच गए कितने 2.303 बट्टे टी हाफ, और इधर क्या बच गया log 2 बच गए। और हम लोग log 2 का मान जो है वो भी जानते हैं। log 2 का मान क्या होता है, log 2 बराबर हो जाते हैं 0.301, लगभग यही के बराबर होते हैं log 2। अब log 2 का मान हम लोग रख देते हैं इसमें, तो हो जाएगा के बराबर 2.303 बट्टा टी हाफ गुना, ये मान को यहाँ रखते हैं, और जब हम इस दोनों को गुना करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.693 बट्टा टी हाफ। क्योंकि हमें दर स्थिरांक नहीं अर्धायु काल चाहिए, इसलिए जो होगा, अब इसको कुछ करना न है, टी हाफ को इधर ले आते हैं और के को इधर दे आते हैं, 0.693 बट्टा के हो गया। और यही जो संबंध हम लोगों को प्राप्त हुआ, यही संबंध प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु काल है। अब यहाँ से एक चीज हम लोगों को पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की जो अर्धायु काल होती है वो अभिकारक के जो होते हैं प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये सही बात है। देखिए इधर जितना भी हमें प्राप्त हुआ है ये कांस्टेंट के स्थिरांक के रूप में ही प्राप्त हुआ, इसमें सांद्रता की कोई बात हो ही नहीं रही है। इसलिए जो है कहा जाता है कि जो प्रथम कोटि की जो अर्धायु काल होती है वो शून्य, मतलब वे जो है प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ तक आके हम प्रथम कोटि अभिक्रिया की बलगति के बारे में पूर्ण जानकारी ले लिए हैं। इसके बाद हम लोग द्वितीय कोटि की बलगति की अभिक्रिया की बलगति के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।